This conference will now be recorded. तो जॉब वर्क का टॉपिक देखें क्योंकि हमारा पेंडिंग था वो। सेकंड लैंग्वेज, इसी के अंदर हम सेकंड लैंग्वेज में भी इनवॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देखोगे तो इंग्लिश में प्रिंट होता है, अगर आप चाहते हो कि लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना है आपको, हिंदी में, मलयालम में, तमिल में, गुजराती में, तो आप इसी के अंदर सेकंड लैंग्वेज में भी अपने इनवॉइसेस को प्रिंट आप ले सकते हो। हाउसकीपिंग का क्या रोल है बिजी के अंदर वो देखेंगे, तो हाउसकीपिंग का क्या रोल है इसको आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से ही वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी के रिटर्न्स और ई रिटर्न कहाँ बनती है, कैसे बनती है। तो उसके लिए जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आप कंपनी जीएसटी में क्रिएट करेंगे। और पता कैसे चलेगा कंपनी जीएसटी में है या वैट में है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है टैक्स टाइप जीएसटी लिखा हुआ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जीएसटी में। अगर आपने दोनों में बनाई हुई है और आपने स्विचिंग ऑप्शन इनेबल कर रखा है, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जीएसटी वैट के अंदर अगर आपने स्विचिंग ऑप्शन इनेबल कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा आप वैट में हो या जीएसटी में। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हम वैट में जीएसटी में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, अकाउंट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले के अंदर मिलती है। और साथ ही साथ जीएसटी की रिपोर्ट्स भी आपको डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन आता है जीएसटी रिपोर्ट्स का, जिसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है जीएसटी समरी, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्टर, जीएसटी अदर रिपोर्ट्स और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी समरी, जिसमें जीएसटी समरी हमारी हेल्प करता है कि हमें हर मंथ के एंड में ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि हमें क्रेडिट लेना है या गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स को, और एडजस्टमेंट एंट्री करने में जीएसटी समरी हमारी हेल्प करती है। अब इसको ओपन करोगे, मंथली हमने ओपन किया 1/4 से 30/4। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका आउटपुट जीएसटी आपने रिसीव किया हुआ है जीएसटी को, तो यहाँ पे 7813.63 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि ये आउटपुट है क्रेडिट बैलेंस, आपके पास इनपुट कुछ भी नहीं। तो हम कुछ एंट्रीज भी करेंगे जिससे हम इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक परचेज चढ़ाता हूँ। अभी कोई भी परचेज नहीं, मैं एक परचेज ऐड करता हूँ। ये मैंने एक परचेज चढ़ाई, एक परचेज और चढ़ाता हूँ आईजीएसटी में। यहाँ पे अगर आपको टैक्स इंक्लूसिव में बिलिंग करनी है तो भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हो टैक्स इंक्लूसिव। ये हमने कुछ परचेज चढ़ाई और एक सेल ऑलरेडी एंटर है, सेल यहाँ पे 2 आपकी चढ़ी हुई। तो अब हम आते हैं वापस से डिस्प्ले के अंदर, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी समरी। अगर शो टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन भी आपको चाहिए कि 12% के कितने इनपुट है, 18% का कितने इनपुट है, तो आप इसको यस कर लेंगे। और 1 फरवरी 2019 से एक नया रूल आया था, क्या उसके हिसाब से आपको इसको यूज करना है जीएसटी समरी को, या पुराने रूल के हिसाब से चलना? तो हम नए रूल के हिसाब से चलेंगे।
और इसको यस कर दें। तो अगर आपने टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन को यस किया हुआ है तो यहाँ पे आप देखो @12% लोकल, @18% इंटर स्टेट के हिसाब से आपकी क्या इनपुट है और इसके बेसिस पे क्या आउटपुट है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप IGST, CGST, SGST देख रहे हो। यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो आपको कितना फाइनल GST पे करना है या गवर्नमेंट से रिसीव करना है, दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो हमने नए रूल के हिसाब से खोला है, तो यहाँ पे आप देखो इसका टोटल आ रहा है, जो फाइनल हमें पे करना है वो आ रहा है 27,966, जो हमें रिसीव करना है, गवर्नमेंट से हमें पे नहीं करना है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, माइनस में शो कर रहा है। इसी तरीके से ये पूरी रिपोर्ट्स आती है। आपको हर मंथ के एंड में GST के अंदर आपको हर मंथ के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है, करना ही करना है आपको हर मंथ के एंड में। अगर आप नहीं करोगे आपके CA या अकाउंटेंट करेंगे। तो बीजी के अंदर क्या है, आप भी कर सकते हो, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है वो बीजी खुद ही आपको बता देगा। आप F4 करोगे, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि पोस्ट एडजस्टमेंट पेमेंट वाउचर, आप F4 करोगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे। अगर आपकी कोई RCM की पेमेंट है तो सबसे पहले आप RCM का पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद RCM को रेगुलर के संग एडजस्ट कराएंगे अगर आपका कुछ RCM का बैलेंस है तो। फिर सबसे जो अगर कुछ नहीं है आपको तो आपको हर मंथ के एंड में इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट और क्रॉस एडजस्टमेंट कराना ही कराना। तो सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो अभी हमारे पास इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों ब्लैंक है। फिर हमने F4 किया, यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस एडजस्टमेंट आ रहा है कि IGST का इनपुट अगर कुछ है तो वो CGST SGST के संग एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से क्रॉस एडजस्टमेंट अगर है तो हम क्रॉस एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे CGST अकाउंट टू बी डेबिटेड, SGST अकाउंट टू बी डेबिटेड, IGST अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। IGST का बैलेंस था हमारा जो CGST SGST के संग एडजस्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट करी, डेट ऑटोमेटिकली 30/4 रखेंगे मंथ की एंड की। नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप नरेशन लिख सकते हो। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका जनरल वाउचर एक पास हो जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करना आपको। यहाँ पे GST नेचर ऑटोमेटिकली आएगा, GST टैक्स एडजस्टमेंट 15,000 का बैलेंस CGST और SGST के संग एडजस्ट हो गया। आप इसको सेव करोगे, यहाँ पे आप क्रॉस एडजस्टमेंट सेलेक्ट करोगे। अगर आपने IGST इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट लिया तो आप एडजस्टमेंट लोगे, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। आप क्रॉस एडजस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग पीरियड एंडिंग की डेट डालेंगे 30/4 जो मंथ के एंड की है। हमने इसको सेव किया। तो इस तरीके से IGST हमारा 36,000 था, यहाँ पे आप देख सकते हो IGST हमारा 36,000 था जो कि बाकी CGST और SGST के संग एडजस्ट हो गया। तो अब 20,000 हमें गवर्नमेंट लेना है। अगर मैं वापिस से वो एंट्री डिलीट करूं, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, इसको मैंने डिलीट किया। अभी के लिए न्यू रूल से बंद कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देखो 36,000 निगेटिव बैलेंस है यानी गवर्नमेंट से लेना है, 4,000 क्रेडिट बैलेंस है, 4,000 क्रेडिट बैलेंस CGST और SGST का जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप एडजस्ट करा के फाइनल फिगर जो भी होता है उस बेसिस पे फिर आप पेमेंट की या रिसीव की एंट्री पास करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो IGST आपका निगेटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है, आपको गवर्नमेंट से लेना है 36,000 और CGST और SGST आपको क्रेडिट बैलेंस है जो कि आपको पे करना है। तो एक बार आप पे करोगे, एक बार वापस रिसीव करोगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो मंथ के एंड में। उसके बाद जो फाइनल फिगर बचती है उस बेसिस पे आप डिसाइड करो आपको पे करना है या लेना है। तो अब हम नए रूल के हिसाब से ओपन करते हैं। मैं समझाने के लिए आपको पुराने रूल के हिसाब से खोला था, नए रूल में थोड़े चेंजेस थे
तो इस तरीके से कुछ नया रूल आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप सीधा F4 करेंगे, हर मंथ के एंड में करना ही करना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस मैच करना चाहिए। कुछ केस में मैच नहीं करेगा अगर आपकी आरसीएम वगैरह की एंट्रीज हैं, लेकिन 90% केस में आपका ये बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस मैच करना चाहिए। तो एडजस्टमेंट कराएंगे। सबसे पहले अगर आपका आरसीएम का है तो आप आरसीएम की पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद आरसीएम को आप रेगुलर से एडजस्टमेंट कराओगे। आप सीधा क्लिक करोगे, जो डेबिट होना है क्रेडिट होना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप इनपुट आउटपुट एडजस्ट कराओगे। इनपुट आउटपुट यानी आईजीएसटी का खुद का इनपुट है और आईजीएसटी का आउटपुट है, तो वो अपने संग पहले एडजस्ट कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्रॉस करेगा। क्रॉस यानी फिर आईजीएसटी का जो इनपुट है वो सीजीएसटी के संग एडजस्ट करेगा। तो हमने इनपुट आउटपुट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी डेबिट नहीं है, कोई क्रेडिट। हम वापस बाहर आ जाएंगे, F4 करेंगे और कराएंगे क्रॉस एडजस्टमेंट। किया, सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया क्योंकि बैलेंस को कम करना है। और इसके पास इनपुट था तो इनपुट का आउटपुट के संग एडजस्ट हो गया। आपने इसको सेव किया और इसको F2 F2 F2। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे तो बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस मेरा मैच कर रहा है। यहाँ पे तीनों डेबिट हो गए। अब मेरे को गवर्नमेंट से सिर्फ लेने हैं, पे नहीं करना। आप गवर्नमेंट से मेरे को रिसीव करना है, तो ये नेक्स्ट मंथ आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में। तो इस तरीके से आपको हर मंथ के एंड में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अब कुछ और एंट्री इसके अंदर अगर हम करें, मैंने इसको डिलीट कर दिया वापस से, एक सेल भी करते हैं आईजीएसटी के अंदर। तो इस तरीके से आप देखो, आपने अगर यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव के अंदर एंट्री करी है, यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है फिल टाइम। हमने यहाँ पे वापस से टैक्स इंक्लूसिव लिया। यहाँ पे आप देखना चाहो टैक्स समरी तो आप यहाँ पे क्लिक करके टैक्स समरी इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ टैक्स समरी आ गई। 12% की आइटम थी सारी, तो यहाँ 12% के टैक्स वगैरह लग गए और आपने इसको सेव किया। अब हम जीएसटी समरी देखते हैं। सेम F4 आप कराओगे। इनपुट आउटपुट अगर है तो अभी यहाँ पे आप देखो कि आईजीएसटी का इनपुट भी है, आईजीएसटी का आउटपुट भी है। कैसे? तो हमने एक आईजीएसटी की सेल भी चढ़ाई तो वो आउटपुट हो गया, और एक आईजीएसटी की परचेज चढ़ाई वो इनपुट हो गया। तो दोनों का सबसे पहले आप आईजीएसटी का आईजीएसटी के संग एडजस्टमेंट होगा, जिसको हम इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट बोलते हैं। फिर अगर बैलेंस रह जाता है तो फिर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के संग एडजस्ट करेगा, जिसको हम क्रॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो आप इस पे आओगे, सबसे पहले इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। आपने इसको F2 किया, सेव किया, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट लिया। इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे सेक्शन दिए हुए, क्रॉस एडजस्टमेंट, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट, आईटीसी रिवर्सल है अगर तो आप आईटीसी रिवर्सल की एंट्री इस सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। आईटीसी क्लेम है, अगर आईटीसी रिवर्सल लिया तो फिर उसके अंदर भी सेक्शन है। तो ये ज्यादा डीप में अगर आपको इनकेस कभी ये एंट्री कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा सेक्शन होना चाहिए, तो एक बार आप अपने अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आईटीसी क्लेम, तो आईटीसी क्लेम में आप क्या लोगे,
TDS to output adjustment, TCS to output adjustment, transition credit through tran 1, तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो जो हमें मेजर करने होते हैं हर मंथ के एंड में वो इनपुट आउटपुट होता है और क्रॉस एडजस्टमेंट होता है, जो कि करना ही करना है। तो हमने इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट यहाँ पे लिया और इसको सेव किया। फिर वापस से आप F4 करोगे, क्रॉस एडजस्टमेंट पे आएंगे आप, क्रॉस एडजस्टमेंट किया आपने, F2 किया क्रॉस एडजस्टमेंट और इसको आपने सेव किया। तो इसी तरीके से आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपको 16,000, 3,000, 3,400 समथिंग जो भी बैलेंस है आपका वो आपको डेबिट बैलेंस है, तो आपको गवर्नमेंट से लेना है, आपको पे नहीं करना। इसी तरीके से अगर आपको पे भी करना होता तो आप यहाँ से F4 से पे भी कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन आता है रेगुलर जीएसटी पेमेंट, ये स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका आरसीएम यूज हो रहा है तो आप आरसीएम पेमेंट करोगे सबसे पहले, फिर आरसीएम को रेगुलर के संग एडजस्ट कराएंगे, फिर इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कराएंगे, फिर क्रॉस एडजस्टमेंट कराएंगे। अगर टीडीएस टीसीएस भी है तो फिर उसके बाद आप टीडीएस, फिर उसके बाद टीसीएस के एडजस्टमेंट करेंगे। ऑटोमेटिकली होगा, आपको डेबिट क्या होना है क्रेडिट क्या होना है वो कोई भी सोचने की जरूरत नहीं, ओबीसी खुद ही आपको बता देगा। फिर उसके बाद अगर आपका रेगुलर जीएसटी पेमेंट, आप नॉर्मल जो जीएसटी का पेमेंट है वो कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। इनपुट अभी हमारा तो है नहीं, आउटपुट आउटपुट ही है सारा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से भी है कैश है बैंक है, वो जैसे ही आप लोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं है इस मंथ का, हमें गवर्नमेंट से लेना है, डेबिट बैलेंस है। तो इस तरीके से आप जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी समरी की हेल्प से आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आपको फाइनल सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका इनपुट कितना, आपका आउटपुट कितना और आपको कितना पे करना या रिसीव करना। अगर आरसीएम का कुछ होगा तो वो आरसीएम आईजीएसटी आरसीएम के अंदर शो करेगा, कुछ भी टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह करी होगी तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर फाइनल जो आपका बन रहा है वो यहाँ पे आपका आ रहा है टैक्स कंपोनेंट, टैक्स पेबल इतना जिसमें आईजीएसटी इतना, टैक्स पेबल इतना जिसमें आईजीएसटी इतना, इस तरीके से आपका फाइनल फिगर आ रहा है। फिर पूरे साल की आपको एनुअल जीएसटी समरी शो करनी है, आप एनुअल जीएसटी समरी शो खोल सकते हो, आप मंथली देखना है क्वार्टरली देखना है, आपने मंथली खोला, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई आउटपुट आरसीएम किसके किस देखना है, मैंने कहा ऑल। अप्रैल मंथ से अप्रैल मंथ की देखना है या आपको अप्रैल से मार्च की देखना है, आपने अप्रैल से मार्च ले लिया, अभी फिलहाल तो अप्रैल टू मार्च ले लेते हैं, पूरे मंथ की देखना है तो शो टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन चाहिए नहीं चाहिए, कंसिडर वाउचर डेट परचेज बिल डेट या वाउचर डेट, तो यहाँ पे वी चाहिए या पी चाहिए, वी यानी वाउचर डेट, पी यानी परचेज बिल डेट। जो लास्ट में विंडो खुलती है जब हम परचेज एंटर करते हैं तो लास्ट में एक विंडो खुलती है जहाँ पे हम परचेज बिल डेट बताते हैं, तो अगर उस बेसिस पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप वी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इनपुट जीएसटी अप्रैल का इतना, मई का इतना, इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो कर जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट जीएसटी शो कर जाएगा, आउटपुट आरसीएम की अगर कुछ है आपका तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक का आप एनुअल जीएसटी समरी चेक कर सकते हो कि टोटल कितना था, इनपुट कितना था, आउटपुट कितना था, उसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी ये सारी चीजें कितनी थी वो आप देख सकते हो। फिर इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स है, आइटम वाइज सेल जीएसटी समरी अगर आपको देखनी है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ऑल आइटम बोथ बी2बी। तो इस तरीके से आप देखोगे आइटम नेम, आईजीएसटी टैक्सेबल वैल्यू, ये पूरी डिटेल में आपको इसी तरीके से पूरी समरी शो करेगा कि इस आइटम का अभी तक का यानी 1/4 से 30/4 में आईजीएसटी टैक्स अमाउंट एट द रेट 12% कितना था, यानी ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया दोनों। ये आपका आईजीएसटी टैक्स अमाउंट हो गया 12% टोटल इस मंथ का इस आइटम पे। सीजीएसटी का 6%, सीजीएसटी का 6% अमाउंट, ये टैक्सेबल अमाउंट, ये अमाउंट सीजीएसटी का,
इसी तरीके से ये पूरी बाइफरकेशन करके आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि इस मंथ में आपने इस आइटम पे कितना टैक्सेबल अमाउंट बना और कितना टैक्स बना टोटल, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेम इसी तरह आइटम वाइज परचेज जीएसटी समरी, जैसे अभी हमने सेल देखा वैसे आप, ये आउटपुट हो गया सेल, इसको आप देखोगे इसमें इनपुट आ जाएगा। पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी कितनी बन रही है, आपको किसी पार्टी का चेक करना है तो आप पार्टी का भी चेक कर सकते हो कि कैश पे कितना बन रहा है, बीजी इन्फोटेक पे कितना बन रहा है और डायमंड पैटर्नाइज पे कितना बन रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पार्टी वाइज सेल जीएसटी समरी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। ये आपको क्लब करके बैलेंस शो करेगा कि आपका आईजीएसटी का टैक्सेबल अमाउंट कितना है और आईजीएसटी एट द रेट 12% कितना है। पार्टी वाइज बी टू बी परचेज जीएसटी समरी अगर आप देखना चाहते हो तो बी टू बी परचेज जीएसटी समरी भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने ऑल पार्टीज लिया, एंटर एंटर, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जीएसटी समरी शो कर जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आईटीसी अवेल है आपको नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये भी शो कर जाएगा कि ये जितना भी है आपका आईटीसी अवेलेबल के अंदर फॉल कर रहा है, तो आपको ये आईटीसी क्लेम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स है जिससे आप चेक कर सकते हो। सेल टाइप समरी देखना है, आप सेल टाइप समरी भी देख सकते हो कि टैक्स इंक्लूसिव 12% में कितना है, टैक्स इंक्लूसिव 18% में कितना, आईजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव 12% में कितना। तो इस तरीके से आप अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स है जीएसटी की जिसको आप चेक कर सकते हो और एरर से आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके कोई जीएसटी रिटर्न्स रिपोर्ट्स के अंदर या कुछ भी मिस्टेक हो रही है, कुछ भी एरर्स है, तो आप जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिससे आप अपने एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जीएसटी समरी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमें मंथ के एंड में क्या पे करना है और क्या रिसीव करना है गवर्नमेंट से, डेबिट क्रेडिट क्या है। और आप यहाँ से आप F4 करके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो F4 से, जिसमें बहुत सारे सेक्शन है, आरसीएम पेमेंट, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, टीडीएस टू आउटपुट, टीडीएस टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट और रेगुलर जीएसटी पेमेंट। तो इस तरीके से आप जीएसटी समरी के अंदर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो। आगे आते हैं तो आपको जितनी भी रिटर्न जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, क्योंकि आपको हर मंथ के एंड में आपको जीएसटीआर 3 भी तो फाइल करना ही करना है। जीएसटीआर 1 आपके पास ऑप्शनल है कि आपको रेगुलर क्वार्टरली करना है या मंथली करना है, तो वो जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उस बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करना है जीएसटीआर 1 की। लेकिन जीएसटीआर 3 भी आपको हर मंथ के एंड में फाइल करना ही करना है। तो अब जीएसटी रिटर्न्स के अंदर हम आते हैं, जिसमें आपको ये अलग अलग रिपोर्ट्स मिलेगी, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, आईटीसी 4 जो कि जॉब वर्क के लिए है, 6 सर्विसेज वगैरह के केस के लिए, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ये जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और कुछ रिफंड स्टेटमेंट है तो आप इसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। तो हम देखते हैं जीएसटीआर 1 जो हमारी रेगुलर बेसिस पे जो हम रिटर्न फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 पे आप आओगे, आपने मंथ की ओपन कर ली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग सेक्शन आते हैं, B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस, B2C स्मॉल डिटेल्स, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, नील रेटेड की अगर आपने कोई बिल वगैरह बनाई है, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी की, तो वो यहाँ पे शो करेगी। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी टोटल HSN वाइज समरी आपको यहाँ पे शो करेगा, और समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग 1/4 to 30/4। तो यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इशू किए वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। आप अगर डॉक्यूमेंट कैंसिल भी करते हो तो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 की सेक्शन वाइज रिपोर्ट्स पूरी आपको मिलेगी यहाँ पे, और सबके अंदर क्या क्या फॉल करेगा, कौन कौन सी एंट्री फॉल करेगी, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ भी लिखा हुआ है कि B2B के अंदर कौन सी इनवॉइसेस जाएंगी, B2C लार्ज के अंदर कौन सी इनवॉइसेस जाएंगी। तो अगर हम देखें B2C लार्ज इनवॉइसेस के अंदर कौन सी इनवॉइसेस फॉल करेंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 5 में डिस्प्ले टैक्सेबल ट्रांजैक्शन विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर।
अगर आपने कुछ सेंट्रल ट्रांजेक्शन करी है 2.5 लाख से ज्यादा की, वो B2C के अंदर फॉल करेगी। अब B2C स्मॉल के अंदर तो डिस्प्ले ऑल लोकल टैक्सेबल ट्रांजेक्शन, जितने भी आपने टैक्सेबल ट्रांजेक्शन करी है अनरजिस्टर्ड के साथ और सेंट्रल ट्रांजेक्शन करी है अनरजिस्टर्ड के साथ जो 2.5 लाख से कम की है, वो सारी आपकी B2C के अंदर जाएंगी। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस हैं। इसके अंदर आपकी लोकल की कोई इनवॉइसेस नहीं जाएंगी, चाहे वो 2.5 लाख से ज्यादा हो चाहे वो 2.5 लाख से कम हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल की जाएंगी। और B2C स्मॉल के अंदर आपके सारे लोकल के ट्रांजेक्शन प्लस सेंट्रल के ट्रांजेक्शन जो कि 2.5 लाख से कम के, वो यहाँ पे आएंगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, तो अगर आपने बनाया है या आपको रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पे फॉल करेगा। अनरजिस्टर्ड के साथ है तो वो यहाँ पे फॉल करेगा। एक्सपोर्ट की अगर आपने इनवॉइस बनाई है तो वो यहाँ पे फॉल करेंगी। अगर आपने एडवांस रिसीव किया है उस पर भी टैक्स देना है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, रूल है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप नेक्स्ट मंथ या उसी मंथ में उसको एडजस्ट कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस शो करेंगे। नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड की कोई इनवॉइसेस है तो वो यहाँ पे शो करेंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसको हमें रिटर्न फाइल करने से पहले चेक करना होता है कि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। मिस्टेक चेक करने के लिए, एरर चेक करने के लिए या इनवैलिड डेटा फाउंड करने के लिए आप हर एक सेक्शन पे जहां जहां डेटा है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा फाउंड का एक सेक्शन है जिसमें वो एंट्री फॉल करेगी, वो रेड कलर से शो करने लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रीज इन रेड कलर आर इनवैलिड। तो अगर वो एंट्री रेड कलर की है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इनवैलिड है। और इनवैलिड का रीजन भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम उसको रेक्टिफाई करें। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप एक बार इसको चेक करोगे सबसे पहले। अब B2C के अंदर कोई भी सेक्शन, कोई भी इनवॉइसेस नहीं है इसलिए हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। B2C स्मॉल के अंदर आप आओगे, इसको आप ओपन करोगे तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक मिस्टेक है। you have entered a central transaction for a party belonging to same state, मतलब दिल्ली की पार्टी थी लेकिन मैंने उस पर IGST चार्ज किया। तो अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, कोई भी गलती करते हो तो BC आपको बता देगा कि आप पहले इसको ठीक करो, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करो। फिर इसी तरह से आप दूसरे सेक्शन में भी चेक कर सकते हो तो इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। फिर आप आओगे HSN वाइज समरी के अंदर। HSN वाइज समरी के अंदर आप आओगे तो आपको इसमें ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको एरर मिल सकते हैं। वो एरर ये हो सकते हैं कि आपने किसी आइटम के अंदर HSN कोड नहीं डाला हुआ। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल, मैं एक आइटम के अंदर से HSN कोड हटा देता हूं। इसके अंदर से मैंने HSN कोड हटा दिया और इसके अंदर से मैंने ये बॉक्स हटा दिया। अब हम वापिस से HSN वाइज समरी ओपन करते हैं। ये एरर आपको मिल सकती है और इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो आप देख लो क्योंकि ये कॉमन एरर है जो कि आपको मैक्सिमम टाइम मिल सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आपने किसी आइटम के अंदर HSN कोड नहीं बताया हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा है आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताना मैंडेटरी है, उसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एंटर करो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आता है, अपडेट UQC और अपडेट HSN। तो हमें क्या करना है, अभी हमें जो एरर मिला वो मिला डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड। तो आप इस पे आओगे अपडेट HSN SAC डिस्क्रिप्शन, इसको आप क्लिक करोगे। आपको HSN कोड पता नहीं है, आपने यूनिट का नेम लिया कि बॉक्स के साथ मैंने उसको यूज किया तो यहाँ बॉक्स लिया आपने। और डिस्क्रिप्शन आप चेक करो कि क्या लिखना है, आप अपने अकाउंटेंट से कंसल्ट करेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं, गलत नहीं है लेकिन वो सही भी नहीं है। तो हम वही लिखे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, वो हमें सीए के पास से लिस्ट मिल जाएगी, अकाउंटेंट के पास से लिस्ट मिल जाएगी, तो हम वही टाइप करें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर और इसको सेव कर दिया।
तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये एरर खत्म हो गई क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया। तो डिस्क्रिप्शन वही बताना है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा। इस आइटम के अंदर हमने एक HSN कोड डाला है, अगर आप इसको वैलिडेट करोगे तो HSN इज वैलिड। डिस्क्रिप्शन आपका ये हुआ हेडफोन एंड ईयरफोन, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है वेदर हेडफोन और ईयरफोन लेना है या दूसरा डिस्क्रिप्शन इसके साथ का है नॉट कंबाइंड विद माइक्रोफोन, फिर एक थर्ड और दिया हुआ है सेट कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोफोन एंड वन और मोर लाउड स्पीकर। तो इस तरीके से ये इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं स्पेसिफाइड किया हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना है। तो ये आप अपने अकाउंटेंट कंसल्ट करोगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बता देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि वो सॉफ्टवेयर की आइटम है तो हमने यहाँ सॉफ्टवेयर लिख दिया, या यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, बीसी बेसिक लिख दिया, वही आइटम का नेम लिख देते हैं। तो ऐसा गलत भी नहीं है लेकिन वो सही प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इस एरर को रिजॉल्व कराओगे। अगर किसी आइटम के अंदर HSN कोड नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे लिखी हुई एरर आ रही है कि डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड, ये एरर बहुत जगह पे आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है हमें कि हम अब क्या करें, ये एरर आ रही है। तो टाइम बचाएगा आपका। आप डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड आप एंटर करोगे, यहाँ पे अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप वो यूनिट का नेम और डिस्क्रिप्शन आप बता दोगे। वापिस से ओपन करते हैं एक बार। ये यूसी सेव हो गया इसलिए आ नहीं रहा है, मैं एक और ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो वापिस से आते हैं HSN वाइज समरी के अंदर, का भी सेव कर लिया इसको, कोई नहीं, मैं एक नई आइटम और मैं एक बनाते हैं यहाँ पे कुछ भी, मैंने एक यूनिट बना ली। यहाँ पे आप देखो जब आप नई यूनिट बनाते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है यूनिट नेम, प्रिंट नेम, कि क्या चीज आपको प्रिंट करानी है वो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है GST ई रिटर्न के लिए UQC अलग होते हैं और UQC फॉर ई वे बिल दोनों के लिए अलग अलग UQC होते हैं। UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके पास बनाने का ऑप्शन नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट का बनाया है, गवर्नमेंट के दिया हुआ है तो गवर्नमेंट की लिस्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि बैग लेना है, बेल लेना है। अगर आपको नहीं मिलता इनमें से कुछ भी तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अभी क्या करते हैं कि हम ई वे बिल को नहीं बता पाते, या जो पुराने बने हुए हैं जितने भी यूनिट्स उसके अंदर ई वे बिल का नहीं बताया हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आती है, हमने इसको छोड़ दिया अभी के लिए। तो सेव किया। तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। देखो उधर किसी के अंदर नहीं बताया हुआ है।
वापिस से एक एंटर करता हूँ। तो अगर ये आ नहीं रही है एरर, अगर कोई एरर ऐसी आती है कि यूक्यूसी इज मैंडेटरी या अपडेट यूक्यूसी इन यूनिट, तो आप इस पे क्लिक करोगे और अपडेट यूक्यूसी यहाँ पे आप क्लिक करोगे। एक तो हो गया कि अगर हमने एचएसएन कोड आइटम मास्टर के अंदर नहीं बताया हुआ है तो हमें एचएसएन नहीं बताया हुआ तो डिस्क्रिप्शन बताना मैंडेटरी है। एक आता है कि यूक्यूसी बताना भी मैंडेटरी होता है। तो आप अगर ऐसी कोई एरर यहाँ पे आती है यूक्यूसी से रिलेटेड तो आप इस पे क्लिक करोगे, अपडेट यूक्यूसी पे आओगे और यहाँ पे इसका यूक्यूसी बता दोगे आप। हमने यहाँ पे जीएसटी ई रिटर्न्स के अंदर बता दिया है यूक्यूसी, इसलिए वो वहां पे आ रहा है। हमें ऊपर वाले को हटाना चाहिए, हम ई-वे बिल वाले को हटा रहे थे तो इसलिए वो एरर शो नहीं कर रही है। अगर मैं वापस से यहाँ पे हटाऊं इसको तो आप देखो यूक्यूसी फॉर दिस एचएसएन एसएससी इज ब्लैंक। अगर ये एरर आपको कभी भी दिखे, कभी भी मिलने किसी भी डेटा के अंदर, तो आप इस पे एंटर करो, अपडेट यूक्यूसी पे आओ और हम जीएसटी की रिटर्न बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको जीएसटी के लिए यूक्यूसी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, बॉटल है तो यहाँ पे आपने बॉटल ले लिया। अगर आप यहाँ पे नहीं बताओगे तो आपको ई-वे बिल के टाइम पे रोकेगा, तो इसलिए दोनों जगहों पे आपको बताना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आप देखोगे तो ये एरर हटती है। एचएसएन वाइज समरी के अंदर ज्यादातर हमें दो एरर मिलती है। HSN is not specified if description is mandatory, if HSN is not specified। पहली एरर ये आपको मिलेगी ज्यादातर। दूसरी एरर ये मिलती है कि इन HSN SAC जो भी हमने देखा यूक्यूसी इज मैंडेटरी। तो इस तरीके से आप इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। आपने इस पे एंटर किया, अपडेट यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड पे गए, आपने यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड बता दिया उस यूनिट का, तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने किसी आइटम के अंदर HSN कोड नहीं बताया हुआ है और अगर आपको HSN कोड पता है तो आप HSN कोड डाल दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे। आपने एंटर किया यहाँ पे यूनिट का नेम सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बताओ। अगर एक एरर और आती है कि अगर आपने एक यूनिट दो आइटम के संग यूज किया हुआ है और उसका HSN कोड भी सेम है तो उस केस में भी आपको डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक दिखाऊं, मैंने इसकी यूनिट चेंज करी और इसकी जगह लिया यूनिट, लेकिन HSN कोड सेम है। अब आप देखोगे
कोई भी एक्स्ट्रा ग्रिड लग जाती है, ग्रिड को हटाने के लिए आप F9 यूज करके इस ग्रिड को रिमूव कर सकते हो। आपने यहाँ पे F9 किया तो ये ऑरेंज हट गया। अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई एक और आइटम ऐड करना है तो आप इंसर्ट की प्रेस करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। वापिस हटाना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, इस लाइन को, ग्रिड को रिमूव कर सकते हो। नहीं, वो एक और एरर है, वो मैं एक बार देख लूंगा, फिर आपको एक बार बता दूंगा, एक बार डिस्कस कर लेंगे उसको भी। तो ये कुछ कॉमन एरर्स है जो कि आपको HSN वाइज समरी के अंदर मिलेगी ही मिलेंगी। नहीं मिलती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आती है कि UQC इज ब्लैंक, डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी, इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड, तो आप इस तरीके से ये सारे एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से GST समरी, GSTR1 चेक कर लें, फिर उसके बाद आप रिटर्न पे आए। रिटर्न पे आप आओगे तो भी वहां पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा GSTR1 ई रिटर्न। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, आपने JSN सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, चेक इन एरर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे भी आपने जो भी मिस्टेक करी होगी वो भी आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रिजॉल्व कर सकते हो। और चाहो तो आप पहले GSTR1 चेक कर लो, वहां से आप सारी एरर्स को रिजॉल्व कर लो और उसके बाद यहाँ पे आके आप JSN फाइल जनरेट करके पोर्टल पे अपलोड कर लो। फिर आते हैं दूसरी रिटर्न की तरफ, GSTR2, जो कि अभी हमें जाती नहीं है तो इसलिए हम इसको छोड़ दें। GSTR3 भी, जो कॉमन यूज होने वाली रिपोर्ट्स है वो GSTR1 और GSTR3 भी है, जो कि हमें मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने में करना ही होता है हमें। तब GSTR3 पे आते हैं, सेम इसी तरह GSTR3 है। यहाँ पे आप सिर्फ सेक्शन देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि सारे सेक्शन जो वैल्यूज आई है वो सब कुछ सही आई है कि नहीं आई है। इसके अंदर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स होती है सेल की, परचेज की। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सारे सेक्शन देख सकते हो और चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि आप कभी GSTR3 भी अपलोड करते हो तो सब कुछ सही होने के बाद भी पोर्टल पे एरर देते हैं। तो आप वो चीज चेक करो सबसे पहले कि GSTR3 के अंदर कहीं पे भी निगेटिव फिगर तो नहीं है। अगर GSTR3 के अंदर निगेटिव फिगर है तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अगर मैनुअल भी GSTR3 फाइल करोगे तो भी अगर निगेटिव फिगर है तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ एरर्स है जो कि हमें ध्यान देना पड़ता है। तो GSTR3 के अंदर अगर कोई भी आपकी निगेटिव फिगर है तो वो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको हर बार एरर देगा, सब कुछ होने के बाद भी। और एरर कुछ इस तरीके से होगा कि आपकी जो JSON फाइल है वो अपडेटेड नहीं है। कुछ इस तरीके का एरर होगा तो हम एरर पकड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा BC का रिलीज भी अपडेटेड है, तो फिर ये अपडेटेड वाला एरर क्यों दे। तो वही, जब GSTR3 के टाइम पे अगर आपके पास कोई ऐसी एरर आती है तो सबसे पहले आप चेक करो कि GSTR3 के अंदर कोई निगेटिव फिगर तो नहीं है। अगर निगेटिव फिगर है तो आप कंसल्ट करो कि अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि निगेटिव फिगर पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं है। फिर GSTR ITC4, ये जॉब वर्क एंट्रीज है। जो जॉब वर्क से रिलेटेड आपने एंट्रीज करी हुई है, सिर्फ आपका जॉब वर्क का काम है, तो उनके लिए ये ITC4 होती है। 6 है, फिर इसी तरह से GSTR9 एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न में आपको इस कंपनी की जो भी सारी डिटेल्स है पूरे मंथ, पूरे ईयर की, वो आपको सब कुछ इसमें शो कर देगा। अलग अलग सेक्शन वाइज सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर देगा GSTR9 एनुअल रिटर्न के अंदर। आप इसकी आप इस करना है? नहीं नहीं, अगे बैलेंस चुके हैं या नहीं चुकने? अगे पीरियड कर लिया है?
तो GSTR 9 के अंदर आप चेक कर सकते हो और इसकी बेसिस पे, इसकी हेल्प से आप GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। फिर कुछ प्रपोज रिटर्न है जो न्यू रिटर्न्स आने वाली है, कुछ कारण से अभी पेंडिंग है, तो वो रिटर्न्स भी बीजी के अंदर अवेलेबल है। GSTR एनेक्सर 1 मंथली क्वार्टरली रिटर्न, जैसे GSTR 1 है ऐसे ये एनेक्सर 1 मंथली क्वार्टरली रिटर्न है। सहज सुगम, कुछ लोगों के लिए, कुछ टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन है यहाँ पे सहज ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ के लिए ऑप्शन है सुगम ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी बहुत सी कंडीशंस है, उस बेसिस पे सहज और सुगम ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अंदर लिमिटेड सेक्शन आते हैं। अगर आपका सिर्फ B2C का काम है और रिवर्स चार्ज RCM का काम है तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर बेसिकली इससे कम है, एक अमाउंट से कम है, तो वो अमाउंट वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकते हो। सुगम के अंदर भी सेम इसी तरीके से, इसके अंदर आप B2C, B2B और RCM का अगर आपका काम है तो आप इस सेक्शन को, इस रिटर्न को ऑप्ट कर सकते हो। तो ये अभी प्रपोज्ड है, अभी आई नहीं है, मतलब पोर्टल पे नहीं है अभी। फिर सेम इस तरह GSTR एनेक्सर 2 है, अभी इसकी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं क्योंकि अभी पोर्टल पे भी नहीं है, अभी कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसी नहीं है। तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास GSTR 1 की रिटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, GSTR 3B की रिटर्न्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे एंटर करोगे, आप JSON फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे और पोर्टल पे जाके इंपोर्ट अपलोड कर देंगे, तो आपकी सारी रिटर्न GST की जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाए। आपके पास और भी ऑप्शन है, JSON ऑप्शन है, CSV ऑप्शन है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन है, प्लेन एक्सेल है। प्लेन एक्सेल अब एक्सेप्टेबल नहीं है पोर्टल पे, इसलिए आपको एक वार्निंग भी देता है, प्लेन एक्सेल may not import directly in offline tool. To import in offline tool, either use government template option or CSV file. हमारे 3 मॉडल है, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। तो बेसिक के अंदर आपको डायरेक्टली JSON का ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर हमारे पास JSON का ऑप्शन है। तो अगर बेसिक के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आप CSV और गवर्नमेंट टेम्पलेट से सबसे पहले आपको JSON फाइल बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको वो JSON फाइल पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रिटर्न देख सकते हो बीसी के अंदर की GST की जो रिटर्न्स है, GSTR 1, 3B और उसकी ई रिटर्न्स, GSTR 1 ई रिटर्न्स और GSTR 3B ई रिटर्न्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है, आप JSON एक्सपोर्ट कर लें और पोर्टल पर अपलोड कर दें। फिर GST के कुछ रजिस्टर है, अगर आपको चेक करना हो, बाकी रजिस्टर तो आपके पास अवेलेबल है ऊपर इन्वेंटरी बुक्स के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर भी GST नॉर्मल रजिस्टर अवेलेबल है, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। अब GST रजिस्टर के अंदर भी आप GST रजिस्टर देख सकते हो, जिसमें सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। तो इस तरीके से ये सारे रजिस्टर आएंगे यहाँ पे। आप सप्लाई आउटवर्ड ओपन करेंगे, ऑल पार्टी, कौन से सेक्शन के देखने आप यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आपने कहा ऑल। तो यहाँ पे आपको सप्लाई आउटवर्ड और सेल रजिस्टर के अंदर यही डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे आप सेक्शन वाइज देख सकते हो और यहाँ पे आप ऑल देख सकते हो। आपने कंबाइन किया बिल वाइज, बोथ B2B, यहाँ पे ऑल पार्टी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेल रजिस्टर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सब कुछ बता देगा यहाँ पे कौन कौन से टैक्स रेट आपने यूज किए हैं और हर एक अलग अलग टैक्स रेट का आपको टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट दोनों शो करेगा कि CGST टैक्स अमाउंट @ 9% इतना है, CGST टैक्सेबल अमाउंट @ 9% इतना। तो इस तरीके से आप रजिस्टर है यहाँ पे बीजी के अंदर जो कि आपको हेल्प कर सकता है। GST रजिस्टर, सेल रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर। सप्लाई आउटवर्ड और सेल रजिस्टर के अंदर फर्क इतना ही है, आप यहाँ पे सेक्शन वाइज देख सकते हो और वहां पे आप कंबाइंड रिपोर्ट देख सकते हो। सेम सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर के अंदर भी GSTR 2A रजिस्टर है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको पार्टी वाइज और वाउचर वाइज चेक करना है तो वो रिकंसिलेशन का पार्ट है, जब आप डाउनलोड करोगे पोर्टल से, जो कि बिजी खुद ही डाउनलोड करेगा, वो भी हम देखेंगे। फिर आते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ से भी आप डिफरेंट रिपोर्ट्स है जो आप चेक कर सकते हो। टैक्स रेट वाइज आपका आउटपुट टैक्स कितना है,
परचेज एक्सपेंस वाइज आईटीसी कितना बन रहा है, तो अलग अलग कैलकुलेशन वाली रिपोर्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हो आपका जीएसटी वगैरह क्या है। फिर आते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बहुत यूजफुल रिपोर्ट्स है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या कॉमन मिस्टेक किए हुए हैं, जो आपने बैकेंड में एंट्रीज करी है उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक किए हुए, कॉमन मिस्टेक क्या है। आप इस पे एंटर करोगे तब आप देखोगे यहाँ पे कि मिस्टेक फाउंड इन यूनिट मास्टर। तो अब इनको एक मिस्टेक मिला, बीजी ने आपको बताया कि एक मिस्टेक मिली है, यूनिट मास्टर के अंदर एक मिस्टेक मिली है। आप इस पे एंटर करोगे, यूक्यूसी इज नॉट स्पेसिफाइड, तो अब आप यहाँ पे एंटर करोगे, एक हमने यूनिट बनाई थी जिसका यूक्यूसी नहीं बताया हुआ, तो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। फिर एक आपने और एक आइटम मास्टर के अंदर एक मिस्टेक मिली है, आप इस पे एंटर करोगे, HSN नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, आपने इस आइटम के अंदर HSN नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। तो जो भी आप कॉमन मिस्टेक करोगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या कॉमन मिस्टेक कर, तो ये ऑडिट कर सकते हो आप अपने जीएसटी को। और क्योंकि एक भी मिस्टेक होगी तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप इन सारी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट की हेल्प से आप सारे मिस्टेक्स को रिजॉल्व करोगे, उसके बाद रिटर्न को फाइल करोगे। फिर आते हैं पार्टीज विद इनवैलिड जीएसटीएन, कौन कौन सी पार्टीज के जीएसटी नंबर गलत है, तो वो आप यहाँ पे ग्रुप वाइज चाहो तो ग्रुप वाइज चेक कर सकते हो, ऑल करके चेक करना चाहो आप ऑल करके चेक कर सकते हो। तो हमारे कोई भी पार्टीज के जीएसटी नंबर गलत नहीं है। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंबाइन लिया आपने, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आपने आइटम मास्टर के अंदर तो 12% बताया हुआ है, लेकिन वाउचर पे आपने चार्ज कर लिया 18%, तो ये इसके कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर के बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने आइटम मास्टर के अंदर क्या था और वाउचर के अंदर क्या बताया, वो आपको यहाँ से एरर मिल जाएंगी। रिकंसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी, आप सेल अकाउंट को जीएसटी के अकाउंट के संग मैच करा सकते हो, सेल के अकाउंट को, परचेज के अकाउंट को, जिसको भी आपको मैच कराना है जीएसटी के अकाउंट से कि वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप इस तरीके से मैच करा सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी हमारा कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट, जो हम एक्सपेंस वगैरह की एंट्रीज करते हैं उसकी ऑडिट आप यहाँ पे कर सकते हो कि एक्सपेंस जीएसटी नेचर आपने सही लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, वो भी हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे अपने जीएसटी के रिटर्न्स को, जितने भी एरर्स है वो सबसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट है, जीएसटी समरी है, जीएसटी रिटर्न्स है, तो इन सब से हम ये सारी रिपोर्ट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जितने दीपक सर, तो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बीच बीच में थोड़ा भी चली गई थी, अभी आ रही है। हाँ, अभी तो अब देखते हैं बीसी के अंदर हम आरसीएम की एंट्रीज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है कि हम आरसीएम की एंट्रीज कैसे करें बीसी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सपेंस अकाउंट बनाया, या मेरा एक फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग अकाउंट बने हुए, यहाँ पे आपने एक्सपेंस लिया, यहाँ पे आपने लिया जीएसटी एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, मैंने कहा एप्लीकेबल, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, हमने कहा 18%। यहाँ पे आप इस अकाउंट का SAC कोड बता सकते हो, आइटम के लिए होता है HSN कोड, सर्विसेज के लिए होता है SAC कोड, तो आप यहाँ पे सर्विसेज के लिए SAC कोड आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ITC एलिजिबिलिटी हमने कहा इनपुट सर्विस है। अब यहाँ पे आता है रिवर्स चार्ज, जो हम बोल रहे हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बेस्ड ऑन डेली लिमिट पहले चलता था, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो हम
कंपलसरी पे क्लिक करेंगे और इसको हमने अकाउंट, सबसे पहले हमें अकाउंट में ही ध्यान रखना है कि हमें कुछ चीजों का अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे एक्सपेंस का, तभी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है। हमने आइटम का नेम लिया, अकाउंट का नेम लिया, यहाँ पे जीएसटी टाइप सेलेक्ट किया, जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी बताया कि कितने परसेंट इस पर टैक्स लगना है, इनपुट सर्विस ले लिया और रिवर्स चार्ज में आपको कंपलसरी लेना है। बेस्ड ऑन डेली लिमिट तो लेना ही नहीं है, बाकी आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है तब। तो ज्यादातर कंपलसरी होता है तो हम कंपलसरी यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको सेव कर लेंगे। अब हम आते हैं जनरल एंट्री की तरफ। यहाँ पे हमने एक एंट्री पास करी और अनरजिस्टर्ड की एंट्रीज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेक्शन लोगे आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस। अगर आपने ये सेक्शन नहीं लिया तो वो एंट्रीज नहीं फॉल करेगी, कहीं पे भी आपको शो नहीं करेगी जीएसटी के। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस, फ्रेट को डेबिट किया और यहाँ पे मैंने बता दिया जो मेरा फ्रेट का अमाउंट था वो 2000। आरसीएम के अंदर बेसिकली होता ये, थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि आरसीएम होता क्या है। तो आरसीएम के अंदर बेसिकली ये होता है कि सामने वाला पार्टी रजिस्टर तो होती है लेकिन आपको वो टैक्स चार्ज करके नहीं देती, तो उस पर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको खुद ही टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है आपको नेक्स्ट मंथ उसको रिटर्न कर देगी। तो ये होता है आरसीएम। ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के केस में होता है कि वो आरसीएम बिल देते हैं और रजिस्टर तो होते हैं लेकिन वो जीएसटी चार्ज नहीं करते उस पर। तो यहाँ पे आपके पास आरसीएम अनरजिस्टर्ड के थ्रू आप आरसीएम एंट्रीज पास कर सकते हो। यहाँ पे आपने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग बताया और यहाँ पे आपने उस पार्टी का नाम बताया। ये करके हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ से आप एक नॉर्मल एंट्री पास करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी की, जो भी फुल अमाउंट से था, जो भी बिल में अमाउंट है वो अमाउंट से आपने यहाँ पे एंट्री पास कर दी आरसीएम। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। ट्रांजैक्शन के अंदर ऑप्शन आता है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज, जिसमें आप जाओगे, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, जिस पे आप क्लिक करोगे। कब से कब तक का आपको देखना है, आपने सब पूरे मंथ की ले ली डेट, ऑल डेट्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे आपने जिस डेट में एंट्रीज करी होगी वो एंट्री वहां पे आपको शो करेगी। जैसे मैंने 22x4 को करी थी तो यहाँ पे मैंने 2000 से एंट्री करी थी। अब आप देखो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें पे करना है गवर्नमेंट को, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन वाउचर अभी इसका पोस्ट नहीं हुआ है, वाउचर पोस्टेड नो है। तो आप क्या करोगे, वाउचर पोस्ट करने के लिए आप इस पे एक एंटर करोगे। एंटर करने के साथ ही नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर थ्रू F4। आप यहाँ पे F4 करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपने मेन लिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एंटर एंटर। अगर आपको कुछ नरेशन लिखना है तो आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं और इसको सेव किया, यस। तो ऑटोमेटिकली 180 और 180 का एक वाउचर पास कर देगा। कोई डिस्टर्ब नहीं करना हमको इसको। यहाँ पे जीएसटी नेचर कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल आएगा, तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सेव करना। आप सेव करोगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें अगर आपको इनवॉइस नंबर मिला हुआ है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर बताएं। तो हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर बता दिया। एसएससी कोड हमने नहीं बताया हुआ तो इसलिए यहाँ पे आपको एसएससी कोड भी बताना पड़ेगा। 18% टैक्स है इस पर, 2000 की वैल्यू थी, आईजीएसटी कुछ नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 180 इसने चार्ज कर दी। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका ये कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल का वाउचर पास हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस डेटा विल बी रिफ्लेक्ट इन जीएसटीआर 2 एज रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। जीएसटीआर 2 के अंदर आपको ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा रिवर्स चार्ज लायबिलिटी सेक्शन के अंदर। हमने इसको सेव किया, सेव।
अगर आपको प्रिंट लेना है आरसीएम की इनवॉइसेस को तो आप प्रिंट भी ले सकते हो। आपने यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखा, तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे 2000 का टैक्सेबल अमाउंट था, 180 का टैक्स अमाउंट, तो टोटल वैल्यू जो हो गई वो 2360 की होगी। तो ये 180 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देगी या एडजस्ट कर सकते हो आप इस वैल्यू को। तो इस तरीके से आप आरसीएम की एंट्री पास करोगे। अब हम देखते हैं जीएसटी के अंदर वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो आप डिस्प्ले के अंदर आओगे, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर 3B, क्योंकि हमें 2 तो रिटर्न फाइल करनी नहीं होती, तो हम 3B के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो वो इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज की एंट्री शो कर जाएगा। आरसीएम लायबिलिटी कैलकुलेशन का वाउचर खोलना है या कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल का वाउचर खोलना, आप इसको एंटर करोगे तो वो वाउचर भी ओपन कर देगा जो आपने पास किया। तो इस तरीके से हम बीजी के अंदर आरसीएम की एंट्रीज पास कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है हमें आरसीएम की एंट्री कैसे पास करें, हमने तो जनरल वाउचर के अंदर ही पास कर दिया, लेकिन फिर भी वो जीएसटी के रिटर्न्स में या रिपोर्ट्स में कहीं पे भी शो नहीं कर रहा। तो आप इस तरीके से जीएसटी के रिटर्न के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आरसीएम की एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे कुछ प्रिकॉशन, कुछ ध्यान में रखनी होती है बातें। तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बातें, जो हमने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप जीएसटी एप्लीकेबल लेंगे, जो भी जीएसटी चार्ज हो रहा है वो जीएसटी परसेंटेज आप सेलेक्ट करोगे, एसएससी कोड बताओगे आप यहाँ पे, इनपुट सर्विस है, इनपुट गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रिवर्स चार्ज बेस्ड ऑन डेली लिमिट नहीं लेना है क्योंकि बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, पहले चालू था अभी बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी सेलेक्ट करना है। अगर कोई सर्विस इंपोर्ट का है तो आप सर्विस इंपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, या नहीं है जीएसटी रिवर्स चार्ज तो आप इस पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कंपल्सरी लिया और इसको सेव किया। एक आप नॉर्मल जनरल एंट्री पास करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब वहां पे अभी आपने देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट के बेसिस पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। यहाँ पे आपने दिल्ली लिया हुआ इसलिए वहाँ पे दिल्ली की कंपनी है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। अगर आप कोई और स्टेट लोगे तो वो आईजीएसटी में चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा, वो बिजी की इंटेलिजेंस है। इस तरीके से आपने एक नॉर्मल वाउचर पास किया। यहाँ पे जीएसटी नेचर आपको सेलेक्ट करना है आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस। ये करने के बाद आपने इसको सेव किया। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर, इसमें आप जाओगे। यहाँ पे आपके डेट वाइज वाउचर सारे शो करेंगे, पोस्ट हुए हैं नहीं हुए वो भी आपको पता चल जाएगा, वाउचर पोस्टेड यस और नो। फिर उसके बाद आप इस पे एंटर करोगे। अभी तो ये वाउचर पोस्ट हो चुका है इसलिए आप एंटर करने के साथ F4 प्रेस करोगे। जैसे कि मैं इसको दिखाऊंगा, मैं इसको डिलीट करूं। वाउचर पोस्टेड नो हो गया। अब आप इस पे एंटर करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस पे आपको F4 करना है। यहाँ पे F4 करके आपको आरसीएम के ये कंसोलिडेटेड पेबल जो वाउचर है उसको आपको पास करना और इसको आपको सेव करना है। यहाँ पे आप बताओगे जीएसटी इनवॉइस नंबर, एसएससी कोड और इसको आप सेव कर दोगे। प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट ले सकते। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर आरसीएम के वाउचर को ऐड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फिर आते हैं अगर आपने कोई रजिस्टर्ड एक्सपेंस किया हुआ है, कुछ आपने ऑफिस पर्पस के लिए स्टेशनरी खरीदी, कुछ भी ऐसा एक्सपेंस किया इस पे आपको जीएसटी का क्लेम लेना है, तो आप रजिस्टर्ड एक्सपेंस सेलेक्ट करके एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी या टू पेमेंट करिए तो पेमेंट के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो वो सारी आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर, सॉरी ये जीएसटी रजिस्टर्ड एक्सपेंस है आपका परचेज के अंदर, जीएसटीआर 2 के अंदर शो करेगा और जीएसटीआर 3B के अंदर भी आपका
शो करेगा। अगर मैं इसके अंदर एक एंट्री करूं, यहाँ पे मैंने लिया एप्लीकेबल 12% ITC एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विस, नॉट एप्लीकेबल, इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज नहीं है तो इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मैंने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 100,000 रुपीज, जीएसटी इनपुट आपने बताया है 12%। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिकली एसजीएसटी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्रेडिट क्या किया तो आप यहाँ पे मैंने अभी के लिए पीटीसी ले लिया और इसको सेव कर। अब आपने कुछ गड़बड़ करी इसके अंदर, इसके लिए वो यहाँ पे आ गया। सिंस अकाउंट स्पेसिफाइड डज नॉट कंटेन जीएसटी डिटेल, जीएसटी नेचर कैन नॉट बी सेट टू रजिस्टर्ड एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिया एमएस फूड, क्योंकि ये पार्टी रजिस्टर्ड। अभी भी गड़बड़ है कुछ, तो गड़बड़ ये है कि जो हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, डेबिट करोगे, यहाँ पे आप लोगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 1000 और इसके बाद इसको आप कर दोगे रिमूव। अब आप इसको सेव करोगे तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट नॉट इक्वल, तो यहाँ पे हमने ले लिया 21120। तो इस तरीके से आप रजिस्टर्ड एक्सपेंस की एंट्री करोगे। कोई भी मिस्टेक होगी, अगर एक लेमैन भी है, सामने वाला बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो इसी के अंदर अगर एंट्री करता है तो वो एरर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको हर एक स्टेप पे वार्निंग देगा, हर एक स्टेप पे चेकसम है। आप कुछ भी गड़बड़ करोगे, कोई भी मिस्टेक करोगे, बीजी आपको फोन करेगा। आपका डेबिट क्रेडिट अमाउंट इक्वल नहीं था, उसके लिए इन्होंने वार्न किया। फिर आपने देखा कि जीएसटी नेचर या जीएसटी एक्सपेंस के अंदर हमने वो सारी डिटेल्स नहीं बताई हुई, इसलिए हमने हमको वार्न किया। तब हम इसको सेव करेंगे, तब यहाँ पे आपने पार्टी सेलेक्ट करी, अकाउंट नेम आ गया, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप बता दोगे, परचेज बिल डेट, HSN SSC यूनिट, ये सारी चीजें आप बताओगे। यहाँ पे मैंने एनए ले दिया, टैक्सेबल अमाउंट 12%, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडजस्टेड वुड बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2, यानी ये वाली जो एंट्रीज है वो जीएसटीआर 2 के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी और जीएसटीआर 3B के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब 3B के अंदर कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, आप 3B ओपन करोगे, तो 3B ओपन करोगे तो आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज, जो हमने रिवर्स चार्ज की एंट्री करी वो ऑल अदर आईटीसी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वो एंट्री शो करेगी। जो भी हमने यहाँ पे एंट्री करी वो यहाँ पे आपको शो करेगी, रजिस्टर्ड एक्सपेंस वाली ऑल अदर आईटीसी, क्योंकि हमको इसका क्लेम लेना है, इसके लिए वो ऑल अदर आईटीसी के अंदर यहाँ पे आपको शो करेगी। फिर इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कुछ जीएसटी के नेचर्स हैं। रजिस्टर्ड एक्सपेंस का मतलब वो हो गया कि सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हो, इनवॉइस के ऊपर आपका जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है, आपने ऑफिस पर्पस के लिए कुछ भी सामान परचेज किया है, कोई एक्सपेंस करा हुआ है, जैसे कि आपने स्टेशनरी परचेज करी या कुछ भी ऐसा कुछ खरीदा है, तो वो आप रजिस्टर्ड एक्सपेंस के अंदर शो करा सकते हो। फिर इसी तरीके से टैक्स पेड एक्सपेंस है। टैक्स पेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कि जिसपे आपने टैक्स तो पे किया है लेकिन आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं ले सकते हो आप। अगर आपने कोई एक मीटिंग करी, आपने कुछ लोगों को खाना खिलाया, ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने खाना खिलाया सबको, तो उस पे आपने जीएसटी पे किया लेकिन आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। तो हर एक सेक्शन का सेम इसी तरह यहाँ पे भी ब्रीफ में लिखा हुआ है। अब इसको मतलब एक कोई स्टेटमेंट है जिससे आप पढ़ के समझ सकते हो कि टैक्स पेड एक्सपेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ जीएसटी पेड एक्सपेंस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर विद B2C इनवॉइसेस, योर नेम एंड जीएसटी नॉट मेंशन इन इनवॉइस, लाइक फूड इनवॉइस फ्रॉम रेस्टोरेंट। अगर आपने खाना वगैरह खाया, आपने जीएसटी पे किया लेकिन टैक्स तो पे किया है आप, और आपको शो करना है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो लेकिन उसका आप क्लेम नहीं ले सकते। तो वो सारे टैक्स पेड एक्सपेंस के अंदर शो करेंगे। एग्जेम्प्ट एक्सपेंस कुछ किया है आपने तो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है कुछ एक्सपेंस ऐसे किए तो आप इसमें ले सकते हो।
कंपोजिशन डीलर से कोई एक्सपेंसेस आपने कुछ किया हुआ है तो आप कंपोजिशन एक्सपेंस ले सकते हो। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यहाँ से भी आप पास कर सकते हो। कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, जब आप आरसीएम की एंट्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, जब हम जीएसटी समरी के अंदर F4 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट आता है। फाइनल, जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं तब यहाँ पे आप जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ जनरल के अंदर है, पेमेंट के अंदर है, यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। आरसीएम अगर आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दी तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। रजिस्टर्ड एक्सपेंस है तो आप यहाँ कर सकते हो। टैक्स पेड एक्सपेंस है तो आप इसके अंदर कर सकते हो। एक्सेम्प्ट है, कंपोजिशन है, कुछ भी ऐसा है, या जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट है तो आप यहाँ से भी पास कर सकते हो। तो दोनों के अंदर सेम सेक्शन है, कुछ डिफरेंट है जो कि जनरल के अंदर है, पेमेंट के अंदर नहीं है, तो वो उस बेसिस पे आप पास कर सकते हो अपनी जीएसटी की एंट्रीज। अब हम एक ऑप्शन देखते हैं कि बिजी के अंदर कैसे हम सेकंड लैंग्वेज को प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको किस लैंग्वेज के अंदर अपने इनवॉइसेस को प्रिंट कराना है, गूगल इनपुट टूल आप डाउनलोड करोगे। गूगल इनपुट टूल आपको गूगल से नॉर्मल मिल जाएगा, वो लिंक है, अगर आपको चाहिएगी तो हम शेयर भी कर देंगे आपके साथ। तो गूगल इनपुट टूल से आपको सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रिंट करानी है इनवॉइस पे। हिंदी, मैंने 3-4 लैंग्वेज डाउनलोड करी हुई है, मलयालम है, हिंदी है और अरेबिक। तो आपको कौन सी लैंग्वेज प्रिंट करानी, और एक सेटअप मिलेगा आपको गूगल इनपुट टूल। तो सबसे पहले आपको गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो भी लैंग्वेज आपको प्रिंट करानी है वो लैंग्वेज आपको इंस्टॉल करना है। ये दोनों लैंग्वेज मैंने इंस्टॉल कर लिया, एक हिंदी है, एक अरेबिक है और गूगल इनपुट टूल। बट बिजी के अंदर आओगे, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल के अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनेबल सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट, आप इसको यस करेंगे। एंटर किया आपने, मैंने 2 लैंग्वेज इंस्टॉल कर रखी है सिस्टम के अंदर, इसलिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज शो कर रही है, हिंदी और अरेबिक। मैंने हिंदी लिया। ये फॉन्ट साइज आ रहा है, आपको कितने बड़े फॉन्ट रखने हैं, 12, 14, 15, 16 जो भी है आप बता सकते हो। मैंने इसको यहाँ से सेकंड लैंग्वेज की सेटिंग कर दी। अब इसके बाद आप कोई भी मास्टर क्रिएट करते हो, जैसे मैंने यहाँ MS फूड बनाया, तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड लैंग्वेज का टैब मिल जाएगा जिसपे आप क्लिक करके आपको इसका हिंदी नेम बता सकते हो कि इनको हिंदी में क्या टाइप करना है, क्या लिखना है, क्या प्रिंट में आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे भी सेम लिख दिया AMS फूड्स, तो ये हमने हिंदी में लिख दिया क्योंकि हमने वहाँ हिंदी सेलेक्ट करी इसलिए हिंदी आ रही। अरेबिक करोगे आप, अरेबिक आएगी। ये MS फूड आ गया। आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी टाइप करना है आप यहाँ एड्रेस टाइप करके इसको सेव कर दिया। ये आपका MS फूड हिंदी में हो गया। फिर इसके बाद आप आइटम के अंदर आओगे, सेम इस तरह आइटम के अंदर भी आपको टैब मिलेगी सेकंड लैंग्वेज की, जिसमें आप यहाँ पे बता दोगे बिजी बेसिक और इसको आपने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आइटम अकाउंट दोनों हो गए। फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर आप आओगे, स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड लैंग्वेज सेल्स इनवॉइस के अंदर। ये स्टैंडर्ड के अंदर लिए हम सेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल्स इनवॉइस के अंदर आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी डिटेल को आपको हिंदी में प्रिंट कराना है या सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट कराना है। स्टैटिक डिटेल्स यानी जो कैप्शंस लिखे होते हैं, GSTN, आइटम नेम, अमाउंट, सबको सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट कराना है तो आप यहाँ सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। कंपनी की डिटेल आपको सेकंड लैंग्वेज में चाहिए, आपने कहा यस। अकाउंट डिटेल सेकंड लैंग्वेज में चाहिए, यस। आइटम डिटेल सेकंड लैंग्वेज में, यस। अमाउंट इन वर्ड सेकंड लैंग्वेज में, यस। और प्राइस क्वांटिटी न्यूमरिक सेकंड लैंग्वेज में, यस।
हमने ये सारी चीजें यस कर दी कि मेरे को पूरा इनवॉइस जो है सेकंड लैंग्वेज में चाहिए। कंपनी का नेम भी हम सेकंड लैंग्वेज में आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस वगैरह जो भी होगा हम लिख लेंगे और इसको सेव। अब हम आते हैं MS फूड के अंदर हमने किया था, अगर इसके कोई इनवॉइस हो बना लेते हैं एक सेल इनवॉइस। अब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे आप देखो पूरे इनवॉइसेस A to Z इनवॉइस पूरा के पूरा आपका सेकंड लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो GSTN GST मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी, पार्टी का नेम। अब हमने लैंग्वेज इसको हिंदी में नहीं लिखा इसलिए वो यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है। फिर आप इसमें और नीचे आओगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है सब कुछ। अब बीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी अगर आप हिंदी में लिख दोगे तो ये भी आपका हिंदी में प्रिंट होने लगेगा। तो इस तरीके से आप सेकेंड लैंग्वेज में इनवॉइसेस को प्रिंट करा सकते हैं। अब आपको अगर कोई चीज ऐड करनी है इसके अंदर और उसको भी सेकंड लैंग्वेज के अंदर प्रिंट कराना है तो बिजी के अंदर क्या है कि एक डिक्शनरी बनी हुई है सेकंड लैंग्वेज की, जो कि हमने हिंदी के लिए दे रखी है। बाकी सभी लैंग्वेज के लिए आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आप मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप देखो हर एक चीज की मीनिंग जो है सेकंड लैंग्वेज की हुई है। अमाउंट को हमें क्या बोलना है, धनराशि, एंड को क्या बोलना है, और ऑथराइज सिग्नेटरी को क्या बोलना है। ये तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के अंदर टाइप करी हुई है। चेक करा मॅडम असं तो इस तरीके से आप सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, और उसके बाद उसको हिंदी में या जो भी लैंग्वेज में आप क्या कहना है उसको क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस को आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करा सकते हो, रिपोर्ट्स नहीं, इनवॉइसेस को आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करा सकते हो। तो सेकंड लैंग्वेज के लिए सबसे पहले आप टूल वगैरह डाउनलोड करोगे। GST के टूल्स हैं जो आप डाउनलोड कर, गूगल इनपुट टूल है जो आप डाउनलोड करोगे सेकंड लैंग्वेज के लिए, कि कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज में आपको इनवॉइसेस प्रिंट करने हैं, वो आप टूल यूज करोगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल के अंदर आप यहाँ से सेकंड लैंग्वेज इनेबल करेंगे। सेकंड लैंग्वेज इनेबल करने के साथ ही यहाँ पे आपको शो कर जाएगी वो लैंग्वेज कि हिंदी है या अरेबिक है या जो भी आपने लैंग्वेज इंस्टॉल करी है। आपने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करी और इसको सेव किया। फिर इसी तरीके से आप सभी के अंदर जाके अगर आपको कंपनी का नेम हिंदी में प्रिंट कराना है तो आप यहाँ कंपनी का नेम बता दोगे हिंदी में, एड्रेस हिंदी में बताना, आप एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आप टाइप करोगे ऑटोमेटिकली आता जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अकाउंट के अंदर आप जाओगे, अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सेकंड लैंग्वेज की डिटेल। आइटम के अंदर आप आओगे, आइटम के अंदर आप टाइप कर सकते हो सेकंड लैंग्वेज की डिटेल। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सेल इनवॉइस है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड लैंग्वेज।
तब आपको इसमें क्या क्या चीजें सेकंड लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करानी है। कैप्शन सेकंड लैंग्वेज में आना चाहिए, आपने कहा सेकंड लैंग्वेज। कंपनी की डिटेल सेकंड लैंग्वेज में चाहिए, आपने कहा यस। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे सेकंड लैंग्वेज। अकाउंट डिटेल, आइटम डिटेल, अमाउंट इनवर्ड, प्राइस, क्वांटिटी, सब कुछ आपने यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। ये आपके पास ऑप्शनल है, जो चीज आपको हिंदी में प्रिंट करानी है आप उसके लिए ले लो, अदरवाइज आप वहाँ पे इंग्लिश छोड़ दो। इसको आप सेव करोगे, सेव करके आप बाहर आओगे और फिर उसके बाद नॉर्मल इनवॉइस का रिव्यू देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकेंड लैंग्वेज के अंदर वो सारी इनवॉइसेस प्रिंट हो रही। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर सेकेंड लैंग्वेज के अंदर इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई चीज डिक्शनरी ऐड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आया स्टैंडर्ड के अंदर आप देख रहे हो यहाँ लास्ट में फॉर बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश में ही आ रहा है, फॉर बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश में ही आ रहा है। तो आप डिक्शनरी के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ से कॉपी कर लो इसको, फिर आप आओगे डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी आपको मिलेगी मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर, जिसमें आप सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी के अंदर अब आप यहाँ लास्ट में आपने यहाँ पे पेस्ट किया और हिंदी में आपको क्या चाहिए वो आप बता दोगे। ये करके मैंने इसको सेव किया। अब आप देखोगे ये इनवॉइस तो ये भी आपका हिंदी के अंदर प्रिंट कर देना। तो कोई भी चीजें ऐसे ही अगर आपको ऐड करनी है तो आप डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको हिंदी के अंदर प्रिंट करा सकते। फिर हमने जीएसटी से रिलेटेड सारी चीजें अभी देखी, सेकेंड लैंग्वेज देखी। अब हाउसकीपिंग देखते हैं। जॉब वर्क थोड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसलिए हम उसको मे भी हो सकता है कल कंटिन्यू करें। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं हाउसकीपिंग। सबसे पहली चीज तो अगर हमें हाउसकीपिंग का कोई भी फीचर यूज करना है, हाउसकीपिंग हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम हाउसकीपिंग का यूज करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें हाउसकीपिंग का कोई भी फीचर यूज करना है तो सबसे पहले हमें डेटा का बैकअप लेना ही लेना, मैंडेटरी है। आप डेटा का पहले बैकअप लेंगे, फिर उसके बाद आप हाउसकीपिंग के फीचर्स को यूज करोगे। हाउसकीपिंग के अंदर रीराइट डेटाबेस, रीइंडेक्स डेटाबेस। रीइंडेक्स डेटाबेस आप करोगे, टेबल्स वगैरह पीछे की कभी कभार डिस्टर्ब हो जाती है, किसी बहुत सारे वजह से हो जाती है। आपकी पावर कट हो गया तो बिजी बंद हो गया, कुछ भी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से डेटाबेस में टेबल डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप रीइंडेक्स रन करोगे तो आपको ऑप्शन भी देगा कि यू कैन प्रोसीड, आई हैव अ लेटेस्ट बैकअप, क्या आपने बैकअप ले लिया है। फिर उसके बाद आप ओके करोगे तो रीइंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड लेगा, वो आपका रीइंडेक्स सक्सेसफुली हो गया। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने डेटा रिपेयर कर लिया। रीइंडेक्स में एरर आती है तो डेटा के अंदर करप्शन है, फिर उसके लिए आपको हमें डेटा देना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, वो R&D टीम फिर इसको रिजॉल्व करती है। फिर रीराइट बुक्स है। हाउसकीपिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो सबका कंबाइंड है रीराइट बुक्स। रीराइट बुक्स के अंदर आप देखो रीबिल्ड डेटाबेस, जिसको हम रीइंडेक्स डेटाबेस भी बोलते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, अपडेटिंग बैलेंस, अपडेट मास्टर बैलेंस, बाहर भी ऑप्शन आता है। अपडेट डुअल वाउचर, रीजनरेट डुअल वाउचर, बाहर ऑप्शन आता है। तो रीराइट डेटा बुक क्या है, वो पूरे के पूरे आपके एक एक फीचर को रिफ्रेश करेगा, एक एक फीचर को चेक करेगा। तो इनकेस कभी कदा हमें प्रॉब्लम आती है कि मिस्टेक हो रही है या कुछ अमाउंट में मिसमैच है, कुछ भी ऐसा है, तो हमने सब कुछ कर लिया बट ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप एक बार रीराइट चला लो, लेकिन बैकअप लेने के बाद आप रीराइट चलाओगे उसको। अब रीराइट के अंदर भी आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। आप सीधा ओपन करो, ओके करोगे, ये ऑटोमेटिकली सारे एक एक करके वो चेक कर लेगा। तो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ आपको बैकअप लेना और रीराइट बुक्स रन कर। अपडेट मास्टर बैलेंस,
कभी कदार प्रॉब्लम आती है कि बीसी के अंदर क्या है, बैलेंस शीट के अंदर कोई फिगर दिख रही है, जब हम उसको ऑन एंटर कर रहे हैं तो कोई और फिगर आ रही है। तो आप अपडेट मास्टर बैलेंस चलाओगे और वो ठीक हो जाएगा। तो आप अपडेट मास्टर बैलेंस से जो भी अगर इनकेस कोई अमाउंट वगैरह में मिस्टेक आ रही है कि आपने बैलेंस शीट के अंदर देख रहे हो तो आप 1000 दिख रहा है बट ऑन एंटर कर रहे हैं तो 1500 है, तो ये मिसमैच है। तो आप सबसे पहले बैकअप लो, बैकअप लेके आप एक बार अपडेट मास्टर बैलेंस चलाएं, फिर उसके बाद आप चेक करोगे तो ये बैलेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये रिजॉल्व कर देगा। रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल, कभी कदार कुछ अकाउंट्स आइटम या कुछ मास्टर्स करप्ट हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आओ और उसके बाद रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल चलाएं, जिससे अगर अकाउंट्स वगैरह में मास्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको रिजॉल्व कर देगा। अपडेट वाउचर जीएसटी समरी, जीएसटी समरी के अंदर अगर कुछ मिसमैच है या कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे रीजनरेट अपडेट वाउचर जीएसटी समरी पे आप एंटर करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट और पार्शियल। अगर आपको पूरे मंथ में हर एक मंथ में प्रॉब्लम है तो आप टाइम बचाने के लिए चेक कर सकते हो पार्शियल यूज करके। कंप्लीट करोगे अगर डेटाबेस हैवी है तो टाइम ज्यादा लग सकता है, पार्शियल करके आप चेक कर लो कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ठीक हो रहा है तो फिर तो आप कंप्लीट लगा सकते हो, अदरवाइज फिर कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट यानी फुल जीएसटी समरी करना है, या पार्शियल आपको कुछ पर्टिकुलर डेज की या मंथ की करना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, और आप यहाँ पे जीएसटी समरी को रन कर सकते हो, तो उससे आपके एरर रिजॉल्व हो जाएंगी। रिकैलकुलेट आइटम टैक्स अमाउंट, अगर आपने कुछ वाउचर्स बनाए हुए हैं जिसमें टैक्स अमाउंट वगैरह कुछ गड़बड़ हुए हैं तो आप यहाँ से रीजनरेट टैक्स रिकैलकुलेट करा सकते हो टैक्स अमाउंट को, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि वो सेल टाइप सिर्फ और सिर्फ टैक्स इंक्लूसिव होनी चाहिए। टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस के केस में ही आप यहाँ पे रिकैलकुलेट करा सकते हैं, बाकी और किसी सेल टाइप के केस में नहीं करा सकते। तो यहाँ से आप रिकैलकुलेट करा सकते हो आइटम के टैक्स अमाउंट को। सेल ऑर्डर इनेबल है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है अपडेट ऑर्डर प्राइजेस। अगर प्राइजेस वगैरह कुछ चेंज हुई है तो अगर आप अपडेट करना चाहते हो ऑर्डर की प्राइजेस तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रीजनरेट डुअल वाउचर, रीजनरेट डुअल वाउचर यानी अगर आपने बहुत सारे वाउचर बना रखे हैं और आपने कोई चेंजेस किया सेल टाइप के अंदर और वो सेल टाइप बहुत सारे वाउचर्स के अंदर यूज हो रखी है, तो आप यहाँ से सभी के अंदर इफेक्ट लाने के लिए पहला ऑप्शन ये है कि आप सभी वाउचर्स को रीसेव करो। तो अगर बहुत सारे वाउचर है तो पॉसिबल नहीं है, तो आप सेल टाइप के अंदर जो भी चेंजेस करा वो सेल टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप इसको ओके कर दोगे। तो इस सेल टाइप के अंदर जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सारे वाउचर्स के अंदर उसका इफेक्ट आ जाए। तो इस तरीके से आप सेल टाइप, परचेज टाइप, बिल सन्ड्री के अंदर कोई चेंजेस किया, अकाउंट के अंदर कोई चेंजेस किया, मटेरियल सेंटर, आइटम, ब्रोकर, डिस्काउंट स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस किया है तो आप इस तरीके से इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हो, डेट पे फिल्टर लगा सकते हैं, सभी वाउचर के लिए करना है या नहीं करना, सिलेक्टेड वाउचर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ सेल को चलाना है, परचेज को चलाना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर चेक इनकम्प्लीट वाउचर, आपने कुछ वाउचर को ऐसे ही छोड़ दिया तो आप यहाँ पे बता देगा कि आपके ये इस तरीके की कभी कभार एरर भी आ सकती है, आप वापस ओपन कर लोगे तो इसको। तो इसीलिए कभी भी हम अगर हाउसकीपिंग का फीचर कोई भी यूज करते हैं तो हम सबसे पहले बैकअप लेते हैं, उसके बाद ही फीचर को यूज करते हैं। इनकम्प्लीट वाउचर पे आपने क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे इनकम्प्लीट वाउचर है जो कि मैंने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पैरामीटर वगैरह, दिस वाउचर इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, शायद मैंने डिलीट कर दिया हूँ लेकिन यहाँ पे स्टक हो गया है वो डेटा। तो आप ये डेटा स्टक हो गया तो रीराइट चलाओगे तो ये सारी चीजें हट सकती है। इस पे आपने क्लिक किया तो आप यहाँ देखो इनकम्प्लीट है ये वाउचर, मैंने यहाँ पे आइटम की इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं बताई, तो आप इसको F8 से डिलीट कर सकते हो, F8 से डिलीट कर सकते हो, F8 से डिलीट कर सकते हो। फिर जंक कैरेक्टर आप चेक करोगे कि कुछ जंक कैरेक्टर्स तो नहीं आ गए। ये सारी चीजें जब एरर्स आएंगी और आप इसको देखोगे और रिजॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएंगी कि इसका पर्पस क्या है, कब ऐसा होता है।
तो इस तरीके से कभी भी कुछ एरर्स आए तो आप सबसे पहले अपने लेवल पे एक बार आप चेक करो, बैकअप ले लो। आपको लगता है यहाँ पे आप हाउसकीपिंग के अंदर से कुछ चलाने से ठीक हो जाएगा, रीइंडाइज डेटाबेस है, रीराइट बुक्स है, अपडेट मास्टर बैलेंस है, सबके पर्पस अलग अलग है, तो आप इनमें से एक बार चेक कर लो रन करके। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं होता तो फिर आप चैनल सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरीके से आप हाउसकीपिंग का यूज कर सकते हो। उस दिन भी हमने देखा था हेल्प के अंदर आपके सारे शॉर्टकट कीज हैं, आप हेल्प के अंदर से शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, और अगर आप अपना शॉर्टकट कीज बनाना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। अपने सिस्टम का आप हार्ड डिस्क नंबर चेक करना चाहते हो तो आप हेल्प के अंदर आके गेट हार्ड डिस्क सीरियल नंबर भी देख सकते हो। हेल्प कंटेंट, यहाँ पे भी आपके पास जीएसटी के हेल्प कंटेंट्स दिए हुए हैं, ट्रेनिंग वीडियोस दी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे यूज करना है। तो इस तरीके से हेल्प के अंदर बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको हम देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम हमारे बीसी की रिलीज आती है। अभी जैसे लेटेस्ट 5.2 चल रही है और स्टैट रिलीज 141 चल रही है, तो टाइम टू टाइम बीसी की रिलीजेज आती हैं, प्रोडक्ट्स अपडेट आते हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या नया आया वो हम देख सकते हैं। यहाँ से बीजी 18 व्हाट्स न्यू पे आप एंटर करोगे तो रिलीज नोट बीजी 18 का यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट, इसमें आप 5.1 का देखना है, 5.2 का देखना है, क्या नया आया, क्या चेंजेस हुए, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बग वगैरह है तो वो रिमूव हुआ नहीं हुआ आप इसके अंदर देख सकते हो। जैसे 5.2 के अंदर क्या चेंजेस आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चेंजेस आए, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, न्यू कंट्री थाईलैंड एडेड। इसी तरीके से अकाउंट मास्टर प्रोविजन मेड टू वैलिडेट एसएससी कोड पैरेलल टू एचएसएन कोड वैलिडेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे चेंजेस हुए थे जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बग्स होते हैं जिसको भी हमने रिमूव किया था, तो यहाँ 5.2 के अंदर कौन कौन से बग रिमूव हुए, तो आपका ऐसा कोई तो बग नहीं है जो इसमें से रिमूव हो गया, तो आप क्लाइंट को अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हाट्स न्यू में अपडेटेड रहते हो कि क्या चेंजेस हुआ बीजी के अंदर, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट है और यहाँ पे स्टैट्यूटरी अपडेट्स है, तो दोनों को आप देख सकते हो क्या चेंजेस हुए हैं और उसको आप रीड आउट कर सकते हो और अपडेटेड रह सकते हो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नॉलेज डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। जॉब वर्क टॉपिक है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरीके से हमने आज जीएसटी को कवर किया। जीएसटी के अंदर हमने जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न और ई रिटर्न को देखा कि कैसे हम बिजी के अंदर जीएसटी रिटर्न्स बनती हैं और कैसे हम ई रिटर्न बना सकते हैं और पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। जेसन फाइल होती है, जेसन फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, जो कि बेसिक के अंदर नहीं होती, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल के अंदर आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। जीएसटी के रिटर्न्स मिलेंगे आपको उसके अंदर, जीएसटी के 1, जीएसटीआर 3B, ये सारी चीजें बेसिक के अंदर मिलेंगी, लेकिन जो रिटर्न्स है जेसन फाइल वो आपको बेसिक के अंदर नहीं, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर मिलेंगे। जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट, कैसे हम ऑडिट कर सकते हैं अपनी जीएसटी की रिपोर्ट्स को, कॉमन मिस्टेक तो कुछ नहीं किया है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमने देखी थी। पार्टी विद इनवैलिड जीएसटीएन, किसी पार्टी का जीएसटी नंबर तो इनवैलिड नहीं है, तो ये सारी चीजें हम जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू हमने अभी आज देखा। जीएसटी समरी आपकी हेल्प करता है मंथ के एंड में ये चेक करने के लिए कि आपका इनपुट आउटपुट कितना हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो। बिजी के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आप सीधा F4 प्रेस करोगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद क्रॉस एडजस्टमेंट कराएंगे, और फिर उसके बाद अगर आपका पेमेंट है तो आप पेमेंट भी करेंगे। जीएसटी रजिस्टर, जिसके अंदर आप सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर, और साथ ही साथ आप सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर विद टैक्सेबल अमाउंट, विद टैक्स अमाउंट आप इसके अंदर चेक कर सकते हो कि 12% का कितना टैक्सेबल अमाउंट है और 12% का कितना टैक्स अमाउंट है।
इस तरीके से आप जीएसटी रजिस्टर देख सकते हैं। आरसीएम की एंट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें प्रॉब्लम आती है आरसीएम की इंक्रीज करने में, तो हम बीसी के अंदर कैसे आरसीएम की इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि प्रॉब्लम्स ना आए। जॉब वर्क अभी हमने छोड़ रखा, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लैंग्वेज, कैसे बीजी के अंदर हम सेकंड लैंग्वेज का यूज करके इनवॉइसेस को लोकल या रीजनल लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं। हिंदी में कराना है हिंदी में, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप सेकंड लैंग्वेज का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। फिर उसके बाद बीजी के अंदर हाउसकीपिंग का रोल क्या है वो हमने देखा, लेकिन ध्यान रहे हाउसकीपिंग का कोई भी फीचर यूज करने से पहले आप बैकअप लोगे, उसके बाद ही आप हाउसकीपिंग के किसी भी फीचर को यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है डेटा डिस्टर्ब भी हो जाए। तो डेटा डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास सेफ साइड के लिए बैकअप होगा, तो इसलिए हम हाउसकीपिंग का यूज करेंगे तो सबसे पहले उसका बैकअप लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे, अब हम क्वेरी सेशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेरी को। दीपक सर क्वेरी सेशन आपके हैंडल करेंगे, कोई भी सेशन कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दीपक सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। सर सभी अपने प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। और मैंने आपको सबको ये बोला था जिसकी भी कोई क्वेरी होती है सेशन के दौरान या सेशन के बाद में भी, तो आप उनमें चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के अपनी क्वेरी मेंशन कर दीजिए। अभी जैसे सबसे पहले रजत जी का चैट बॉक्स में मैसेज आया। जी रजत जी बोलिए, आप अपना माइक करके बताइए क्या क्वेरी है आपकी। तो क्वेरी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड थी कि जब हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं और उसके बाद जब हम उसी पार्टी के लिए सेल रिटर्न की अलग से एंट्री डाल देते हैं बिजी में, तो जीएसटीआर 1 में तो सेल रिटर्न सेल से लेस कर देता है और उसके बाद सेल की नेट फिगर जाती है जीएसटीआर 1 में अनरजिस्टर्ड के केस में। जी तो इसमें जो एक सेक्शन दिया हुआ है जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में, फिफ्थ ऑप्शन 9th बी अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट वाला, इसका क्या इम्पैक्ट आता है इसमें? ये किस कंडीशन में एंट्री इसमें होती है? उसका इम्पैक्ट ये आता है जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को 2.5 लाख से ऊपर की सेल करते हो, किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को 2.5 लाख से ऊपर की सेल करते हो और उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जब आप रिटर्न लेते हो तो वो एंट्री आपकी इस पार्ट में आएगी। अदरवाइज अगर वो 2.5 लाख से कम का इनवॉइस है जो सेल किया है, रिटर्न की बात नहीं कर रहा, जो सेल किया है वो 2.5 लाख से अगर ज्यादा है और उसके अगेंस्ट में रिटर्न आता है तो वो आपका इस पार्ट में आएगा। अदरवाइज वो B2C स्मॉल में लेस होके सेल में ही लेस होके नेट सेल वैल्यू आएगी। ओके ओके ओके, थैंक्स सर। उसके बाद सेकंड मोमिन जी है, कुछ क्वेरी है मोमिन जी बोलिए। जी सर, मेरी क्वेरी है कि पार्टी को कुछ एरर्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं कंपनी डेमो मोड में चली जाती है, कंपनी नॉट फाउंड। इसके लिए कोई हमको कोई चार्ट मिल सकता है क्या? सर देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी कि अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो सेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। जो आपकी ये वाली क्वेरी है, मुझे नहीं लगता कि सेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरीके की कुछ इश्यूज आते हैं कि डेमो मोड में कंपनी चली जाती है, कुछ भी एरर आती है, तो आप प्लीज ग्रुप पे अपडेट कर दीजिए। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी की कोई क्वेरी है? हेलो, हाँ जी। ये सर एक्सपेंस की जो आपने एंट्री डाली है, अगर हम इसकी बैंक से करते हैं तो? सर आपका नाम बताएंगे? सर रोहित। रोहित जी, आप चैट बॉक्स में क्यों नहीं मैसेज करते हैं? कोई नहीं सर, मैं उसमें डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पूछ लूंगा एक बार नहीं सर, बैंक। वो ठीक है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो बनाया हुआ प्लीज उसको फॉलो करिए सर। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी अभी थर्ड पर्सन पे मैं अनाउंस करने वाला था, लेकिन बीच में आपने हेलो कर दिया। ठीक है सर। तो उसी पर्पज के लिए मैंने बोला है कि आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए ताकि मैं लाइन वाइज सबका नाम लूँ। अभी चलिए आप अपनी क्वेरी बताइए, क्या क्वेरी आपकी? नहीं सर, बैंक की एंट्री पूछिए कि अगर हम एक्सपेंस बैंक से कर रहे हैं तो।
एक्सपेंस की पेमेंट अगर हम नॉर्मल है, बैंक बैंक से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ पे आप पेमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम। जनरल से तो हम तब करते हैं कि हमें पहले लाइबिलिटी खड़ी करनी है और हमें कुछ और दिन पेमेंट करिए, तो आप जनरल से भी कर सकते हो, पेमेंट से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ऐसा क्या कहा आपने, जनरल में कोई मतलब कि एंट्री कब डालनी है? जनरल में का आप मतलब कब ये होता डालोगे? है, हाँ बताएं। जनरल का मतलब ये होता है कि सपोज आपने आज कोई एक्सपेंस किया, ठीक है, हाँ जी, और आपकी पेमेंट आने वाले 5 तारीख को करनी है, ठीक है। तो आज आपने उसकी एंट्री खड़ी कर दी जनरल से आपको लायबिलिटी बुक करनी होती है। लेकिन अगर आज ही आपने कोई एक्सपेंस किया और आपने सेम डेट में आज ही उसका हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले उसकी लायबिलिटी खड़ी करके फिर पेमेंट की एंट्री डालते हैं या डायरेक्ट उसकी एक्सपेंस में पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, मतलब इसमें ऑप्शन होते हैं हम हमारे पास कि हम बैंक से एंट्री डाल सकते हैं डायरेक्ट। आपको एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, विदाउट जीएसटी को लेकर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्टर ने बिल दिया 1000 रुपए का कि सर ये पेमेंट करना, आपने बिल की एंट्री चढ़ाई, तो आपने जनरल में बुक किया, आपने फ्रेट एक्सपेंसेस को डेबिट किया और ट्रांसपोर्टर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपने 3 दिन बाद उसको बुलाया और उसको बोला कि आप अपनी पेमेंट ले जाओ, आप कैश दे रहे हो या बैंक दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपने वहां पर क्या किया, उस पार्टी को डेबिट किया और आप क्या नाम है, क्रेडिट में बैंक या कैश जो भी आपने अकाउंट मेथड यूज किया वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक तो है सबसे सर, पहले आपने जनरल एंट्री बुक करी, उसके बाद पेमेंट की एंट्री बुक करी, तो ये आपके ऊपर ठीक है, डिपेंड करता है कि आप एक ही बार में उसको पेमेंट की एंट्री डाल के खत्म कर रहे हैं या पहले लायबिलिटी बुक करके और फिर उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद गर्ग कंप्यूटर्स, सर मैं एक ऑप्शन पूछना था, अगर जैसे हम लोग अपना बिल डिजाइन। हेलो, गर्ग कंप्यूटर जी, आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। चंदन गर्ग। चंदन जी, अभी आपको मैंने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है। मैं आपको पूछा था कि आपके पास कॉल आई या नहीं आई, अभी तो आपका हो गया क्या? नहीं वो सर एक्चुअली कॉल आ गया था मेरे पास, ठीक है ना, वो उनसे वो बोल रहे थे मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो वो बोल रहे शायद ये वाला जो ऑप्शन है वो पैरामीटर वाला, जब हम नया फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं तो उसमें शायद ये आता नहीं है, तो बोल रहे थे ये बग है बिजी में। चलिए ठीक है। दूसरा आपका क्वेरी है ये स्टैंडर्ड प्रिंट को लेकर कुछ? हाँ मैं एक्चुअली हम लोग ना अपना खुद का बिल डिजाइन किया हुआ है हम लोगों ने, तो क्या बार कई बार होता है जो मेरे अकाउंट्स वाले लड़के हैं वो बाय मिस्टेक स्टैंडर्ड में प्रिंट आउट दे देते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसी ऑप्शन अभी स्टैंडर्ड वहां पे दिखे ही ना ऑप्शन? स्टैंडर्ड ना दिखे ऐसी ऑप्शन नहीं, लेकिन आप सेट कर सकते हो वहां पे कि आप स्टैंडर्ड पे जाए ना कर सकते। आपको एक इसके अंदर मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, आप करंट वाउचर सीरीज ग्रुप में आना, प्रिंटिंग में आना, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब आप सेल के अंदर आओगे और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन कॉन्फ़िगर पे आओ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम इस सीरीज के लिए एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं, जैसे मैंने बीजी सेट कर दिया सपोज, उसके बाद मैं प्रॉम्प्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग और शो प्रिंट ऑप्शन दोनों को नो कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे से ये पूछेगा नहीं कि किस फॉर्मेट पे जाना है किस पे नहीं जाना, ये बाय डिफॉल्ट बीजी पे प्रिंट आउट निकाल देगा। तो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं देगा वो कि वो सिलेक्शन करना है, स्टैंडर्ड में चूज करना है या नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक सर। ये यूजर वाइज कर सकते हैं हम लोग? सर ये सीरीज वाइज है। अच्छा सीरीज वाइज होता है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी है तो अभी डिस्कस कर लीजिए। हेलो सर किसी और, हाँ जी बोलिए। सर ये जो ट्रेनिंग मीटिंग है मेरी मिस होगी पहले की, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण।
इनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? सर रिकॉर्डिंग डेली हम लोग अपलोड करते हैं। कल भी मैंने शाम को अपना सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड करी, तो अगर आप ग्रुप पे हैं तो प्लीज उसमें लिंक मैं सेंड करता हूँ, आप उसको यूट्यूब पर ले करके चेक कर सकते हैं। आज की ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भी मैं शाम को या कल सुबह अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और प्लीज सर कोशिश करिए कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप ऑनलाइन रहें। अगर नेटवर्क वगैरह कुछ इशू होता है तो थोड़ा सा ना 5-10 मिनट पहले अगर आप ट्राई करके चेक कर लेते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट, है ना? ठीक सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। सर किसी और की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को फॉर्मली क्लोज करेंगे। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर ये मैं ये जानना चाहता था, ये सर आइटम में सर जैसे यूनिट नेम जो डालते हैं तो अगर वो गलत हो जाए तो एचएसएन कोड में एचएसएन शीट में जो चेक करते जाके वो कैसे एरर शो करेगा? नहीं, अगर आपने यूनिट में, अगर सपोज आपका कोई आइटम है जिसका यूनिट मीटर में है, ठीक है, जी और आपने वहां पे गलती से डजन सेलेक्ट कर लिया, जी। तो सॉफ्टवेयर कभी भी ये नहीं चेक करेगा कि आपने मीटर की जगह डजन ले लिया। सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा कि डजन के अंदर आपने यूक्यूसी और उसका डिस्क्रिप्शन डाला है या नहीं डाला। अच्छा ठीक। आप उसको डजन बता रहे हो तो इट मीन्स वो डजन ही है। सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम ना कि वो आइटम डजन होती है या मीटर होती है। सॉफ्टवेयर जी तो ये चेक करेगा कि डजन के अंदर उसका यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड डला है या नहीं डला है, या उसका डिस्क्रिप्शन डला है या नहीं डला, केवल वो दो चीज चेक करेगा। ठीक सर, ओके। सर और किसी की कोई क्वेरी? सर मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ जी रितु जी बोलिए। सर तो ये बताइए, ये जो मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ पा रही है। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए मैडम। हेलो बोलिए मैडम। हेलो मैडम आपकी है ना कुछ वॉइस में इशू है, आपका प्रॉपर यहाँ पर वॉइस नहीं आ पा रहा है, तो आप एक काम करिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें अपनी क्वेरी को मेंशन कर दीजिए, तो वहां पर आपको सॉल्यूशन दे देंगे। यहाँ पर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। चैट बॉक्स में आप सर अब आ रही है मेरी वॉइस? हाँ हमारी बोलिए। हेलो हाँ सर, मैं ये चीज बताइए, जैसे आइटम क्रिएट करते हैं उसका, जैसे मैंने स्क्रीन पे आता है कि स्पेसिफाई सेल अकाउंट, स्पेसिफाई परचेज अकाउंट, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 2-3 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफाई हेयर, स्पेसिफाई वाउचर। तो जनरली हमें कौन सा लेना चाहिए इसमें? नहीं मैडम, बाय मैडम डिफॉल्ट आपको देखिए, कुछ भी नहीं लेना है, आप बता देती पैसे। जनरली क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके का एक्सपेंस वाउचर क्रिएट करना है, या आपको इस आइटम की अकाउंट पोस्टिंग किसी और लेजर में करानी है, तो ये इसके लिए ये फीचर दिया हुआ है। सपोज आपने बोला कि मैंने एक सर्विस का आइटम बनाया, कि मैं सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैंने सर्विस का एक आइटम बना दिया, तो अब आपको जब आप बिल बना रहे हो तो बिल तो अपने पार्टी के नाम बनाया और सर्विस का आपने आइटम बना दिया, तो सर्विस के लेजर में उसकी पोस्टिंग कैसे होएगी? तो वहाँ आइटम मास्टर के अंदर आपने वहाँ सर्विस का लेजर डिफाइन कर दिया। तो जब आप ये बिल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो जो अमाउंट आपका बिल के अंदर है वही अमाउंट आपके सर्विस लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, हाँ नॉट आपको रिक्वायर्ड ही जनरली हमें नॉट लेना रिक्वायर्ड चाहिए। रखना है। हाँ जनरली नॉट रिक्वायर्ड रखना चाहिए। बेसिकली अच्छा इसका पर्पस ये है कि अगर आपको सेल और परचेज के अंदर लेके नहीं जाना वो एंट्री, आपको कोई और अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करानी है तो आप वहां पे स्पेसिफाई।
अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो आपने उसकी भी आइटम बनाई है, तो आपको अगर फिक्स एसेट्स वाले अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करानी है तो आप नीचे स्पेसिफाई परचेज अकाउंट के अंदर वो फिक्स एसेट्स का नाम अकाउंट स्पेसिफाई करोगे, इससे वो एंट्री जो है आपके फिक्स अकाउंट के अंदर शो होगी, सेल परचेज के अंदर नहीं। अच्छा, अगर सेल परचेज के अंदर करनी है तो हम यहाँ पर वो कर देंगे कि सेल अकाउंट जो भी आता है तो ना नॉट सर? रिक्वायर्ड कर देंगे, नॉट रिक्वायर्ड करेंगे तो फिर सेल परचेज अकाउंट में जाएगा, या फिर अगर आप पर्टिकुलरली सेल और परचेज का लेजर डिफाइन कर रहे हैं तो भी उसमें जाएगा। तो भी उसके अच्छा, अंदर जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, और किसी का अभी तक मेरे पास कोई चैट बॉक्स में मैसेज नहीं है, तो मुझे लगता है सबकी क्वेरी आई थिंक इस रिलेटेड टॉपिक से क्लियर है। कारण आगे के लिए कुछ एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिए। ठीक है, तो उसी के साथ हम अपने सेशन को फॉर्मली एंड करते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे वापस कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आपकी क्वेरीज डिस्कशन के साथ में। तो आज के हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।